स्पेन 1939, जहाँ नार्सिसा नाम की एक बच्ची हाथ में क्रॉस पकड़कर खड़ी थी और वहाँ के लोग उस बच्ची को पवित्र मानकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, क्योंकि नार्सिसा ने कुछ चमत्कारी घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से लोग उसे वर्जिन मैरी का रूप मान रहे थे। यहाँ से कहानी सीधे 10 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ नार्सिसा बड़ी हो चुकी है और एक सिस्टर बन चुकी है। इस वक्त वो एक बहुत बड़े चर्च में आई है, मगर वहाँ की दीवारों पर बने कुछ अजीब निशानों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन तभी सिस्टर जूलिया वहाँ आकर नार्सिसा को बताने लगी कि ये निशान सिविल वॉर के दौरान चली गोलियों के हैं। पर जैसे ही ये जंग खत्म हुई तो बिशप ने इस इमारत को गरीब बच्चियों के स्कूल में बदल दिया। लेकिन पुराने लोगों में से यहाँ बस मदर सुपीरियर, सिस्टर सगरायो और मैं ही बची है, और हमारे अलावा जो लोग यहाँ हैं वो तुम्हारी ही तरह बाहर से आए हैं। इसके बाद वो नार्सिसा को मदर सुपीरियर से मिलवाने ले आई, पर जैसे ही वो मदर सुपीरियर से अंदर आने की परमिशन लेने गई तो एक कंचा रेंगता हुआ नार्सिसा के पैरों में आ गया और नार्सिसा को भी यहाँ किसी के होने का एहसास होने लगा। पर इससे पहले कि वो कुछ देखती, सिस्टर जूलिया आकर उसे मदर सुपीरियर के पास ले गई। मदर सुपीरियर नार्सिसा को यहाँ देखकर बहुत खुश हुई और वो नार्सिसा को द होली गर्ल के नाम से बुलाने लगी, क्योंकि बचपन में नार्सिसा ने कई चमत्कार किए थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिशप ने कहा है कि तुम यहाँ ईश्वर से विवाह की रस्म पूरी करोगी, यानी कि एक नन बनने की रस्म, जिसे सुनकर खुद नार्सिसा भी हैरान थी। इसके साथ ही उसे बताया गया कि अचानक सिस्टर आनिस को अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने जाना पड़ा, इसलिए उनकी जगह बच्चों को अब तुम पढ़ाओगी। खैर, अब रात के वक्त सभी सिस्टर्स डिनर कर रही थी, पर नार्सिसा को यहाँ का खाना काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो बिना खाए ही अपने कमरे में चली आई और अपने सूटकेस को एक शेल्फ के ऊपर रखने लगी। पर वो सूटकेस किसी चीज में फंस रहा था और जब उसने चेक किया तो उसे वहाँ से एक सिगार का डब्बा मिला, जिसके अंदर एक चिट्ठी, एक कैंची और एक मरी हुई नन की तस्वीर थी, जिसका नाम था सिस्टर सॉक्रो। पर इसी दौरान उसके सामने पड़ी कुर्सी अचानक गिर गई और कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। पर जब नार्सिसा बाहर आई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाली दीवार पर बनी एक ड्राइंग पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को फांसी लगाई गई हो। अगली सुबह नार्सिसा फादर से कन्फेस करती है कि मुझे नहीं लगता मैं नन बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भले ही मेरे बचपन में लोग दूर दूर से मुझसे मिलने आते थे, पर फिर भी मेरे मन में कुछ शक और सवाल है कि बचपन में मैंने जिन्हें देखा था, अगर वो वर्जिन मैरी न हो तो। जिस पर फादर ने कहा कि ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने के पीछे जरूर कोई वजह होगी और तुम्हें उस वजह को खोजना होगा। इसके बाद नार्सिसा यहाँ पहली बार बच्चों को पढ़ाने आई। उसने पहले प्रेयर की और फिर अपना इंस्ट्रक्शन देने के लिए ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखने लगी, जिसके दौरान सभी लड़कियां काफी डर गई, यहाँ तक कि डर के मारे रोजा का पेशाब निकल गया था। पर आखिर ये सब लड़कियां किससे डर रही थी? कहानी से जुड़े रहोगे तो जान जाओगे। इसके बाद मदर सुपीरियर नार्सिसा को एक एल्बम में अपनी उस वक्त की फोटोज दिखाने लगी जब वो एक नन बनी थी। लेकिन उनके वहाँ से जाने के बाद नार्सिसा उस एल्बम में मरी हुई ननों की फोटोज देखने लगी, जिनमें से एक फोटो गायब थी। इसके बाद वो अपने कमरे में मिले बॉक्स में से सिस्टर सॉक्रो की फोटो को देखने लगी, लेकिन ऐसा करते ही वो कुर्सी एक बार फिर से गिर गई और कोई उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगा। नार्सिसा को दरवाजे के बाहर किसी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी, पर जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन जमीन पर एक लाइन बनी हुई थी जिस पर एक कंचा पड़ा हुआ था, और ये वही कंचा था जो नार्सिसा को तब दिखा था जब वो यहाँ आई थी। पर इस बार ये कंचा उस लाइन पर रेंगने लगा और नार्सिसा एक लाल टेन लेकर उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुँच गई, जहाँ उसे सफेद कपड़े में ढका हुआ एक हाथ मिला। इसे लेकर वो मदर सुपीरियर के पास चली आई। तब सिस्टर जूलिया ने नार्सिसा से पूछा कि तुम इस वक्त बेसमेंट में क्यों गई थी? तो नार्सिसा ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मदर सुपीरियर कहने लगी कि तुम्हें वहाँ मदर मैरी ही लेकर गई होंगी, क्योंकि ये हाथ सेंट मार्था का है जो जंग के दौरान गायब हो गया था। इसके बाद तीनों सिस्टर्स प्रेयर करने लगी, लेकिन अपने कमरे में जाते वक्त नार्सिसा को सिस्टर सगरायो मिली, जो कि बच्चियों द्वारा मिलाई गई मिठाई को अलग कर रही थी। तब उन्होंने जबरदस्ती नार्सिसा को मिठाई खिला दी, जिसके बाद अचानक सिस्टर सगरायो एक शैतानी हंसी हंसने लगी, क्योंकि असल में वो मिठाई नहीं बल्कि इंसान की आंखें थी, और ये आंखें थी सिस्टर सगरायो की। लेकिन तभी चिल्लाते हुए नार्सिसा की आंख खुली, क्योंकि ये बस उसका डरावना सपना था। इसके बाद सुबह दो लड़कियां जब नार्सिसा के कमरे की सफाई करने आई तो एक लड़की दीवार पर बनी उस ड्राइंग को देखने लगी, पर दूसरी लड़की ने उसे देखने से मना कर दिया। ये वही ड्राइंग थी जो एक रात नार्सिसा को अपने कमरे के बाहर दिखी थी, और इसे देखकर
नार्सिसा भी काफी हैरान थी। इसके बाद जब नार्सिसा क्लास में आई तो आज वहाँ लड़कियां बहुत कम थी, क्योंकि आज के दिन लड़कियां सबके कपड़े धोती है। इसलिए नार्सिसा रोजा और उसकी बहन अलबरी के पास चली आई और रोजा से पूछने लगी कि कल तुम क्लास में इतना डर क्यों गई थी। पर उसके कुछ बताने से पहले ही अलबरी ने उसे रोक दिया और उसे वहाँ से ले गई। इसके बाद दिन की आखिरी प्रेयर के दौरान नार्सिसा की माला के मोती अचानक से पिघलने लगे और उनमें से खून निकलने लगा। उसे अपने सामने हवा में लहराती हुई एक औरत दिखाई दी, जो कि वो खुद थी। पर तभी सिस्टर जूलिया उससे कुछ बात करने लगी और सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसके बाद जब नार्सिसा अपने कमरे में जा रही थी तो उसे बच्चियों के कमरे से कुछ आवाज आई। जब वो वहाँ गई तो वो लड़कियां म्यूजिक चलाकर डांस कर रही थी। पर रात काफी हो गई थी, इसलिए नार्सिसा ने उन्हें सो जाने के लिए कहा, लेकिन बच्चों ने उसे भी अपने साथ डांस करने के लिए मना लिया। डांस करने के बाद सब लोग सोने चले गए, मगर रात को रोजा की दोस्त को बहुत जोर से सूसू आ गया। पर वो इस वक्त अकेली बाथरूम जाने से डर रही थी, इसलिए रोजा उसके साथ सूसू करने चली आई। उधर नार्सिसा अपने कमरे में खुद को हंटर जैसी चीज से मारते हुए प्रेयर कर रही थी, क्योंकि उसके मन में कुछ शक और सवाल थे, जिनके लिए वो ईश्वर से अपनी समझ और अध्यात्म को बढ़ाने के लिए प्रेयर कर रही थी। लेकिन प्रेयर के बाद उसे शीशे में किसी नन की परछाई दिखी और उसके कमरे में पड़ी कुर्सी एक बार फिर से गिर गई। उधर जब बाथरूम में रोजा की दोस्त ने बाहर खड़ी रोजा से नल चालू करने के लिए कहा तो वो नल अपने आप ही चालू हो गया। और जब रोजा बाथटब के पास गई तो उसे वहाँ जमीन पर एक कैंची पड़ी हुई मिली। जैसे ही वो दोनों वहाँ से बाहर जाने लगी तो उस बाथटब में अपने आप ही बहुत सारा पानी भर गया और पानी के खत्म होते ही रोजा को वहाँ पर किसी के बाल मिले। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर जूलिया भी पहुंच गई। जब वो रोजा और उसकी दोस्त को उनके कमरे में छोड़ने आई तो वहाँ मरीना नाम की एक लड़की रो रही थी, क्योंकि किसी ने उसके बाल काट दिए थे। उस लड़की का रोना सुनकर नार्सिसा भी वहाँ पहुँच चुकी थी, मगर सिस्टर जूलिया को लग रहा था कि ये रोजा का काम है, क्योंकि उन्हें उसके हाथ में वो कैंची मिली थी और नार्सिसा को लग रहा था कि ये वही कैंची है जो उसे उस सिगार के डब्बे में मिली थी। लेकिन रोजा ने कहा कि ये मैंने नहीं बल्कि उस लड़की ने किया है जो बाथटब में डूब रही थी। पर सिस्टर जूलिया ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि झूठ बोलना बंद करो और सभी लड़कियों को सोने के लिए भेज दिया। लेकिन जब नार्सिसा ने अपने कमरे में आकर वो डब्बा चेक किया तो उसके अंदर वो कैंची नहीं थी, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया। अगली सुबह नार्सिसा जब क्लास में आई तो रोजा वहाँ पर नहीं थी, इसलिए वो रोजा से मिलने चली आई, जिसे सजा के तौर पर एक जेल जैसे तहखाने में बंद कर दिया गया था। तब नार्सिसा ने रोजा से पूछा कि तुम्हें वो कैंची कहाँ से मिली थी, तो रोजा ने कहा कि वो पहले से ही बाथरूम में पड़ी थी। इसके बाद वो रोजा से उस लड़की के बारे में पूछने लगी जिसे उसने बाथटब में देखा था, क्योंकि नार्सिसा सच्चाई जानना चाहती थी। पर रोजा ने कहा कि मैंने सिस्टर आनिस को भी बताया था कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची की आत्मा है और हमें ना तो उसके साथ खेलना चाहिए और ना ही उसकी बनाई ड्राइंग को छूना चाहिए। पर सिस्टर आनिस ने ये दिखाने के लिए कि कुछ नहीं होगा, उस लड़की की फांसी पर लटके हुए इंसान वाली ड्राइंग पर दूसरी टांग बना दी, जिसके बाद उस लड़की ने सिस्टर आनिस का नाम लिखा और इससे डर के सिस्टर आनिस यहाँ से चली गई, क्योंकि वो लड़की जिसका भी नाम लिखती है वो शापित हो जाता है। इसके बाद मदर सुपीरियर नार्सिसा को सिस्टर आनिस की नन वाली ड्रेस पहनाने लगी। इस दौरान नार्सिसा ने मदर सुपीरियर से पूछा कि सिस्टर आनिस इसलिए चली गई ना क्योंकि वो डर गई थी। पर मदर सुपीरियर ने कहा कि सिस्टर आनिस इन बच्चों की मनगढ़ंत कहानियों को सच मानने लगी थी और तुम भी वही गलती मत करो जो उसने की थी। इसके बाद वो किसी काम से वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद नार्सिसा शीशे में खुद को देखने लगी, लेकिन तभी वो ड्रेस अचानक टाइट होने लगी, जिससे उसका दम घुटने लगा। मगर तभी उसकी आँख खुली, क्योंकि ये बस उसका एक बुरा सपना था। पर उठने के बाद उसे अपनी सामने वाली दीवार पर वही ड्राइंग दिखाई दी जिसने अब नार्सिसा को डराना शुरू कर दिया था। उठने के बाद नार्सिसा क्लास में आकर बच्चों को सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ाने लगी। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य ग्रहण में काली शक्तियों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हर तरह के बलिदान के लिए कुछ लोग इसे बिल्कुल सही वक्त मानते हैं। और अगर आपने वेरोनिका मूवी देखी है तो उसमें भी यही चीज बताई गई है। पर तभी नार्सिसा की नजर रोजा पर पड़ी, जो कि अचानक डर के वहाँ से भाग गई। और जब लड़कियों के कहने पर नार्सिसा ने पीछे देखा तो ब्लैक बोर्ड पर रोजा का नाम लिखा हुआ था, जिससे खुद नार्सिसा भी डर गई और रोजा के पीछे चली आई। रोजा से कहने लगी कि मुझे तुम पर यकीन है, मैं मानती हूँ तुमने यहाँ किसी को देखा है, पर मैं भी उसे देखना चाहती हूँ, तो प्लीज तुम मेरी मदद करो। जिसके बाद
नार्सिसा रोजा को अपने कमरे में ले आई, जहाँ की दीवार पर उस आत्मा ने ड्राइंग बनाई हुई थी। और नार्सिसा ने रोजा को यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और उसके साथ मिलकर उस ड्राइंग पर एक और टांग बना दी। इसके बाद नार्सिसा ने रोजा को कहा कि देखो, इससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी एक बार फिर से वहाँ पड़ी कुर्सी गिर गई और रोजा नार्सिसा से कहने लगी कि वो तुम्हारे पीछे खड़ी है, पर वो लड़की नहीं बल्कि कुछ और है। जबकि नार्सिसा को वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, और जैसे ही नार्सिसा पीछे मुड़ी तो रोजा वहाँ से गायब हो चुकी थी। जिसके बाद नार्सिसा रोजा की बहन के साथ मिलकर उसे पूरे चर्च में ढूंढने लगी, लेकिन रोजा उन्हें कहीं नहीं मिली। तब इसी बीच नार्सिसा को सिस्टर जूलिया मिली, और नार्सिसा ने उन्हें सारी बात बताते हुए कहा कि मुझे लगता है रोजा बिल्कुल सही बोल रही थी। पर सिस्टर जूलिया ने उल्टा नार्सिसा से कहा कि तुम इसलिए यहाँ आई हो ना ताकि इस गुत्थी को सुलझा सको, पर मैं जानती हूँ कि ना तो तुम में कोई शक्ति है और ना ही तुम जैसे ढोंगियों की यहाँ कोई जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। पर नार्सिसा उनकी बातों को इग्नोर करके रोजा को ढूंढने लगी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रोजा कहीं नहीं मिली। लेकिन तभी उन्हें कन्फेशन रूम से रोजा की आवाज सुनाई दी, पर जैसे ही नार्सिसा कन्फेशन रूम में आई तो उसका दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया, और अचानक उसे फादर की आवाज सुनाई देने लगी, जो उससे कह रहे थे कि तुमने उस ड्राइंग वाली लड़की को देखने के लिए रोजा का इस्तेमाल किया। पर नार्सिसा को जब तक ये समझ आया कि वो फादर नहीं है, तब तक वहाँ कई सारी आंखें उसे देखने लगी और कई सारे हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। पर नार्सिसा किसी तरह उनसे बचकर बाहर तो आ गई, लेकिन तभी उसकी नजर रोजा पर पड़ी, जो कि फांसी के फंदे पर लटक रही थी, बिल्कुल उस दीवार पर बनी ड्राइंग की तरह। इसके बाद रोजा के अंतिम संस्कार की रस्म अदा की गई, और वहाँ सिस्टर जूलिया नार्सिसा से कहने लगी कि तुम ही रोजा की मौत की जिम्मेदार हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद नार्सिसा अपने कमरे में आई और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि सिस्टर जूलिया की बातों के साथ साथ रोजा की मौत से भी वो बहुत दुखी थी। इसलिए उसने यहाँ से चले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई तो सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका था, और नार्सिसा अचानक अपनी बाहें फैलाकर सूर्य ग्रहण की ओर देखने लगी, जैसा कि उसने बचपन में किया था। पर सिस्टर जूलिया ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, इसलिए वो बाहर आकर नार्सिसा को सूरज की ओर देखने से मना करने लगी। लेकिन उनके छूते ही नार्सिसा को इस चर्च का पास्ट दिखाई देने लगा, जिसमें उसे सिविल वॉर के दौरान इस चर्च पर हुए अत्याचार दिखाई दिए, और यहाँ तक कि किसी ने एक नन की इज्जत तक लूट ली थी। जब नार्सिसा को होश आया तो वो चर्च के अंदर थी, और उसकी आंखें बुरी तरह से खराब हो चुकी थी, पर उसके बावजूद उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद उसने सिस्टर जूलिया को बताया कि आपके छूते ही मैंने वो सब देखा जो यहाँ जंग के दौरान हुआ था। पर सिस्टर जूलिया उसकी बातों को झुठलाकर वहाँ से चली गई। जिसके बाद नार्सिसा ने अपने पास बैठी सिस्टर सगरायों को अपनी अलमारी में से उस सिगार के डब्बे से सिस्टर सॉकरो की फोटो निकाल कर देने के लिए कहा, और उस फोटो को छूते ही उसे पता चल गया कि जिस नन की इज्जत लूटी गई थी वो सिस्टर सॉकरो ही थी, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई और उन्हें एक बेटी पैदा हुई। और ये बात सिर्फ सिस्टर्स को ही पता थी, और वह इस बात को राज रखना चाहती थी। तब नार्सिसा की बातें सुनकर सिस्टर सगरायो बहुत डर गई और वहाँ से भाग गई, और ये सब देखने के बाद नार्सिसा की आंखों से खून आने लगा। और जब तक सिस्टर सगरायो ने मदर सुपीरियर को इस सब के बारे में बताया, तब तक सिस्टर सॉकरो नार्सिसा के पास पहुंच गई, और उन्हें छूकर नार्सिसा को पता चला कि उनकी बेटी को काफी तेज बुखार था और वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। लेकिन सब सिस्टर्स ने उन्हें मिलकर कमरे में बंद कर दिया और उसकी बेटी को बाथटब में लेटाकर उसके बुखार को कम करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि ये लोग इस बच्ची को हमेशा राज रखना चाहते थे। और सिस्टर सॉकरो के चिल्लाने की आवाज इस वक्त पूरे चर्च में सुनाई दे रही थी, लेकिन उन सिस्टर से गलती से उस बच्ची का सर बाथटब पर लग गया और उसकी मौत हो गई। और अपनी बेटी की मौत के गम में सिस्टर सॉकरो ने भी खुद को फांसी लगा ली। यानी कि ये कुर्सी बार बार इसलिए गिर जाती थी क्योंकि इसी पर चढ़कर सिस्टर सॉकरो ने खुद को फांसी लगाई थी। और दीवारों पर बनी हुई वो ड्राइंग भी उनकी ही थी जिसे उनकी बेटी बनाती थी। तो अब सिस्टर सॉकरो के साथ हुए इस अत्याचार को देखकर नार्सिसा काफी दुखी थी और उसे बहुत गुस्सा भी आ गया था। इसलिए वो अपनी शक्तियों से किसी तरह उस दौर में पहुंच गई जब ये सब हो रहा था। और यहाँ कमरे में बंद सिस्टर सॉकरो दरवाजा खोलने के लिए मदद मांग रही थी और नार्सिसा ने वो दरवाजा खोल दिया, जिसका मतलब है कि उसने सॉकरो की आत्मा को आजाद कर दिया था, जिसके कारण फांसी पर लटकी हुई सॉकरो की लाश अचानक से हंसने लगी और सॉकरो पास्ट में जाकर
उन सबको मारने लगी जो उसकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार थे। सॉकरो ने मदर सुपीरियर को उसी बाथटब में डुबोकर मार दिया जिसमें उसकी बेटी मरी थी और उसने सिस्टर जूलिया के चेहरे पर एक मूर्ति फेंककर उन्हें भी खत्म कर दिया। पर उसने जैसे जैसे पास्ट में इनको मारा वैसे ही प्रेजेंट टाइम में भी इनकी मौत हो गई, जिसके बाद फाइनली सिस्टर सॉकरो को मुक्ति मिल गई और वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली गई। तो इस सब के बाद हमें नार्सिसा का बचपन दिखाया जाता है जिसमें वो ऐसे ही बाहें फैलाकर सूरज को देख रही थी, जिसका मतलब है कि ईश्वर ने नार्सिसा को ये शक्तियां बचपन में ही दे दी थी। इसके बाद हमें 1991 का समय दिखाया जाता है जहाँ सिस्टर नार्सिसा अब बूढ़ी हो चुकी थी और वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आई थी, जहाँ उन बच्चों में उनके सामने बैठी थी वेरोनिका। और वेरोनिका की एक दोस्त ने ही नार्सिसा को सिस्टर नार्सिसा का नाम दिया था, लेकिन तभी नार्सिसा ने वेरोनिका को देखा और मुस्कुराने लगी, जिसका मतलब है कि उन्हें पहले से ही पता है कि वेरोनिका के साथ क्या होने वाला है। पर क्या आप जानते हो? अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो और जान जाओ, क्योंकि बेचारी इस बच्ची के साथ भी बहुत भयानक घटनाएं हुई थी। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी बताई किसी मूवी पर वीडियो बनाऊं तो आप उस मूवी का नाम भी कमेंट कर सकते हो। लेकिन मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है जब आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखो यार, ऐसी वीडियो बनाने के पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत छुपी होती है, इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खैर, तो मैं अब आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।